नमस्ते। तो वेलकम है आपका सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म में। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9। हमारा चैप्टर नंबर 9 है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन। ठीक है, तो हम लोग देखे थे पहले के चैप्टर में, देखे थे राष्ट्रीय आंदोलन, देखे फ्रांसीसी क्रांति, देखे किसानों के ऊपर दमन, देखे उसके बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार देखे। तो ये सब टॉपिक हम पढ़ चुके हैं। अब हमें देखना है कि 1870 के दशक से 1947 के बीच तक का संक्षेप हमको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है, पहला जो लाइन है, पॉइंट है, वो है हमारा राष्ट्रवाद का उदय। भारत में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये हम लोग कवर करते हैं। तो 1878 में आर्म्स एक्ट पारित किया गया। 1878 में एक कानून बनाया गया जिसमें अंग्रेजों ने भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया। यानी कि जो हथियार रखने का चलन था, यानी कि हथियार हम यहाँ पे लोग ओपनली रख सकते थे, उसको क्या किया गया, कानून के दायरे में लाकर रख दिया गया। तो इसके तहत क्या हुआ कि आर्म्स, हथियार रखना कानून के दायरे में आ गया। आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ गई सरकार से। तो 1878 में अंग्रेजों के द्वारा आर्म्स एक्ट लागू किया। 1883 में क्या हुआ, इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। इसके अंतर्गत क्या था कि जितने भी प्रेस की आजादी थी, यानी कि भारत में जो लोग किताब के जरिए या फिर अपने न्यूज के जरिए लोगों को जागरूक करने का कोशिश कर रहे थे, उनका अधिकार को छीना जाना, ये आता था इल्बर्ट बिल के अंतर्गत आता था। सॉरी, तो इल्बर्ट बिल के अंतर्गत क्या आया कि जो लोगों को अपनी अभिव्यक्ति की आजादी थी, अपनी बात कहने की आजादी थी, इसके अंतर्गत उसे छीन लिया गया। तो हम लोग देखे थे स्टार्टिंग में कि कैसे अंग्रेजों ने धीरे धीरे लोगों को अपना सब कुछ छोड़ने के लिए विवश किया। तो उसी तरह था कि बीच में लोगों को मिला कि अपनी बात कहने की आजादी, उन लोगों को भी ये आजादी छीन लिया गया इल्बर्ट बिल लागू करके। और क्या होता था कि जैसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग थे जो राष्ट्रवादी होते थे, यानी राष्ट्र के लिए लिखने का काम करते थे, राष्ट्रवादी लोग थे जो लोगों को, यहाँ के लोगों को, भारतीय लोगों को जागरूक करने का प्रयास करते थे, उन लोगों का अधिकार को छीन लिया गया 1883 ईस्वी में इल्बर्ट बिल लागू करके। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे उसके बाद राष्ट्रवादी पनपे। हमारे भारत में बहुत सारे नेता हुए जो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, जो राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहते थे, लोगों को जागरूक करना चाहते थे। तो उसी के अंतर्गत 1885 में क्या हुआ, पूरा देश भर में सभा करके एक राजनीतिक दल बनाया गया जिसको राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ये 1885 ईस्वी में मुंबई में 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था और इसकी स्थापना की गई। यानी कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो क्या होता था कि धीरे धीरे भारत में रंग, जाति, पंथ, भाषा तमाम लोग रहते थे। यानी कि यहाँ के राज्य में जैसे अभी भाषा के आधार पर भारत का आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया है। हम लोग पढ़े थे पिछले 7th क्लास में, हम लोग पढ़े थे कि भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया। तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। वैसे ही सब जगह भाषा अलग थी, यानी कि भाषा को लेकर लोगों में था कि बहुत सारे, जैसे कर्नाटक के लोग कर्नाटका बोलते थे, उड़ीसा के लोग उड़िया बोलते थे। तो इसी तरह क्या था, बटा हुआ था इंडिया, नस्ल अलग अलग थे, भाषा, नस्ल, जाति, लिंग सब में बटा हुआ था। तो उन लोगों का क्या था, सबका, जैसे यहाँ पे भारत में क्या था, बहुत सारे वर्ग के लोग रहते थे, तो सभी लोगों का सेटिस्फैक्शन जरूरी था, यहाँ सभी लोगों को सेटिस्फाइड रहना जरूरी था यहाँ के कानून से, यहाँ के संविधान से। तो उसके लिए पहले स्टडी करना जरूरी था, अध्ययन करना जरूरी था यहाँ के लोगों को। तो लोगों को क्या लगा, जो राष्ट्रवादी लोग थे उनको क्या लगा, यहाँ पे भाषा के आधार पर, नस्ल, जाति, लिंग के आधार पर कानून बनाया जाए या फिर कानून को मान्यता दिलवाने का कार्य किया जाए। तो उसी लिए क्या हुआ, राष्ट्रवादी अस्तित्व में आए, राष्ट्रवादियों का क्या हुआ, गठन हुआ। 1850 के दशक में क्या हुआ, राजनीतिक संगठन साफ दिखने लगा। यानी 1850 आते आते भारत में भी जो है राजनीतिक दल पनपने लगे, राजनीतिक दल उभरने लगे 1850 के दशक के बाद।
यानी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं 1870 के दशक से 1947 तक। तो हम लोग ये जानने का कोशिश करते हैं कि कब से राजनीतिक दल भारत में पनपे, यहाँ पे स्वरूप लिए राजनीतिक दल का बहुत सारे संगठन, जो संगठन हमेशा से था, चाहे वो प्राचीन भारत हो, मध्यकालीन भारत हो या फिर मॉडर्न इंडिया हो। तो हम लोग देखते हैं दल सभी थे, लेकिन भारत में भारतीय लोगों की कमी को या फिर यहाँ के लोगों के सेटिस्फैक्शन के लिए जो काम करे, जैसे क्या था हमारा आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर, आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया भाषा के आधार पर। तो इससे क्या था, सभी लोग तरह के यहाँ लोग रहते थे, बहुत शिक्षित लोग थे, पेशेवर लोग थे। तो जो शिक्षित लोग थे, यानी कि जो शिक्षित लोग थे वे क्या हुए, वे प्रचार प्रसार करने लगे, किताबों के जरिए, उपन्यास के जरिए लोगों को जागरूक करने का कोशिश करने लगे। तो उसी के तहत क्या हुआ कि 1883 में इल्बर्ट बिल लागू करने का प्रयास किया गया। वैसे ही था एक पूना सार्वजनिक सभा, इसका मतलब होता था सभी लोगों के लिए सभा होना। एक हुआ था पूना सार्वजनिक सभा, पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक का मतलब हुआ सभी लोगों के लिए, जो सभा सभी लोगों के लिए हो, निष्पक्ष रूप से, उसे सार्वजनिक बोलते हैं। सार्व का मतलब हुआ सभी, जनिक का मतलब हुआ लोग, सभी लोगों के लिए सार्वजनिक। पूना सार्वजनिक सभा, सार्वजनिक सभा इसे बनाया गया सभी लोगों के लिए, यानी कि जितने शिक्षित लोग थे, शिक्षित वर्ग के लोग थे, पढ़े लिखे थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया, यहाँ पे राष्ट्रवादी लोग का निर्माण किया गया, राष्ट्रवादियों को आगे लाने का कोशिश किया गया। 1870 और 80 के दशक में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन के प्रति लोग बहुत असंतोष, मतलब असंतोष की भावना आ गई लोगों में। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि भारत में राष्ट्रवादियों का उदय हो रहा था, भारत में राष्ट्रवादी लोगों का उदय हो रहा था। और 1885 के बाद अंग्रेजों को लगने लगा कि हम लोगों को दबाना चाहिए, यहाँ के लोगों को दबाना चाहिए, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जितने सरकार के खिलाफ लोग आवाज उठाते हैं, जितने शिक्षित लोग हैं, उन लोगों को आवाज दबानी जरूरी है, जिससे हम लोग लंबे समय तक यहाँ पे शासन कर सके। उसके लिए एल्बर्ट बिल लागू किया गया यहाँ के लोगों के लिए। तो आज हम लोग ये देखें, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं उभरता हुआ राष्ट्र। तो उभरता हुआ राष्ट्र से मतलब है यानी कि भारत का डेवलपमेंट, भारत के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, भारत के विकास से रिलेटेड है, डेवलपमेंट से। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि जैसे कांग्रेस क्या थी, कांग्रेस सभी के लिए आवाज उठा रही थी, सभी लोगों के लिए। तो मुख्य रूप से क्या था कि मध्यवर्गीय लोगों के लिए काम कर रही थी कांग्रेस, मध्यवर्गीय लोगों के लिए, मध्यवर्गीय लोग के लिए कांग्रेस आवाज उठा रही थी। हम लोग इस चैप्टर में लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे कि कांग्रेस मध्यवर्गीय लोगों के लिए ऐसा क्यों कर रहे थे या फिर काम क्यों कर रहे थे। तो उससे हम लोग इसको रिलेट करके देखते हैं। तो भारत इंडियन डेवलपमेंट का मतलब है यानी कि जो यहाँ के लोग जो राष्ट्रवादी थे या फिर राष्ट्र के लिए जो कार्य कर रहे थे, जो भी काम राष्ट्र के लिए किया जा रहा था, उसको हम लोग देखते हैं। तो कांग्रेस क्या थी, मध्यवर्गीय लोगों के लिए काम कर रही थी। तो मध्यवर्गीय लोगों के लिए जब काम कर रही थी तो बहुत सारे लोग थे, यानी कि यहाँ भी वर्ग बटा हुआ था, यहाँ भी बहुत सारे राजनीतिक दल थे या फिर बहुत सारे राष्ट्रवादी थे। तो कुछ जो थे सो कांग्रेस के खिलाफ भी थे। लोगों को क्या लगता था, यानी कि विपिन चंद्र पाल हमारे पश्चिम बंगाल के थे, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन लोगों का कहना था कि लोगों को सरकार के नेक इरादे पे ध्यान देना चाहिए, लोग सरकार के काम पर नहीं, सरकार के नियम पे नहीं, सरकार के नियम पे नहीं, नियम पर हम लोग नहीं जाके उसके सरकार के जो इरादे हैं, काम करने के जो इरादे हैं, हम लोगों को उस पर फोकस करना चाहिए। तो 1890 के दशक में स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये इसका नारा दिए थे, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ, बंगाल और महाराष्ट्र में विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, और उसमें
और थे लाला लाजपत राय। तो इन लोगों का था, लोगों से निवेदन था कि जो निवेदन की राजनीति है, यानी कि कांग्रेस के द्वारा जो निवेदन की राजनीति किया जा रहा है या फिर मध्यवर्गीय लोगों के लिए जो राजनीति किया जा रहा है, उससे परे हट के लोगों के काम के लिए, यानी कि लोगों का नेक काम हो जाए, उसके लिए रचनात्मक कार्य का महत्व देने पर वे जोर दे रहे थे। तो वैसे ही जो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। 1890 के दशक में उन्होंने नारा दिया। तो 1905 में क्या हुआ, वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। हम लोग देखते हैं 1905 में क्या हुआ। 1905 ईस्वी में अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कब हुआ था, हम लोग देखेंगे। बंगाल का विभाजन 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी एग्जाम के लिए, हम लोग इसको याद रखेंगे। 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। तो बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग क्या था, बंगाल में था, जो कि अलग राज्य बन गया। अंग्रेजों का कहना था कि जितने भी प्रशासकीय सुविधा है, इसको ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। परंतु इस प्रशासकीय सुविधा का मतलब क्या था, इसको हम लोग देखते हैं। तो जैसे बंगाल का विभाजन कर दिया गया, तो बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, तो प्रशासनिक तरीके से, यानी कि प्रशासनिक तरीके से अच्छे से काम हो सके, उसके लिए 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन कर दिया। तो बंगाल में उस टाइम क्या था, उड़ीसा और बिहार का कुछ राज्य था। इसको 1905 ईस्वी में अलग कर दिया गया। क्यों इसको अलग किया गया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। तो कुछ भाग था, तो अंग्रेज का क्या कहना था कि प्रशासकीय सुविधा को ध्यान में रखते हुए बंगाल का बंटवारा करना जरूरी था। लेकिन सरकार क्या था, जो गैर बंगाली इलाका था उसको अलग करने के बजाय क्या हुआ, पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। यानी कि जो गैर जरूरी भाग था, जितने भी बंगाल के गैर जरूरी भाग थे, उसको पूर्वी भाग को अलग करने छोड़ के जो गैर जरूरी भाग थे उसको अलग करके क्या हुआ, असम में मिला दिया। क्यों कि प्रशासकीय तरीके से अच्छे से कार्य किया जा सके और व्यापार में फायदा हो। लेकिन सरकार ने क्या हुआ, गैर बंगाली इलाकों को अलग करने के बजाय पूर्वी भाग को अलग करके असम में मिला दिया। अब पूर्वी बंगाल को अलग करने के पीछे अंग्रेज का मुख्य उद्देश्य क्या रहा होगा, तो हम लोग देखते हैं कि बंगाली जितने राजनेता थे उन पर अंकुश लगाया जाए। जितने बंगाल में नेता लोग थे, बंगाल में जो काम करने का काम कर रहे थे राष्ट्रवादी लोग, उन लोगों पे अंकुश लगाने के लिए बंगाल का जो पूर्वी भाग है उसको अलग करके इन्होंने असम में मिला दिया। ओके, तो इससे क्या हुआ कि जितने भी बंगाल के राजनीतिक दल थे या राजनेता थे उन पर अंकुश लगाने का काम उन्होंने किया। अब बंगाल के विभाजन से क्या हुआ, देश भर में गुस्सा का लहर फैल गया। मध्यवर्गीय और आमूल परिवर्तनवादी कांग्रेस के सभी धड़ इसका विरोध करने लगे। विशाल जनसभा हुआ इसके अंतर्गत। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठने लगी बंगाल विभाजन के बाद देश में। तो वैसे ही आंध्र के डेल्टा इलाके में वंदे मातरम के नाम से जाना जाता था। आंध्र का जो इलाका था, आंध्र प्रदेश का जो इलाका था, उसको वंदे मातरम के इलाका का नाम दिया गया। उस इलाके का नाम वंदे मातरम इलाका दिया गया। तो क्या हुआ, बंगाल का विभाजन अंग्रेजों ने कर दिया। बंगाल के पूर्वी भाग को असम में शामिल कर दिया और कुछ भाग जो थे उड़ीसा और बिहार में मिल गए। क्यों कि बंगाल के जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी राजनेता हैं जो काम कर रहे हैं, उन पे दबाव बनाया जाए, उन पे अंकुश लगाने का काम किया जाए। तो ये अंग्रेजों ने किया बंगाल का 1905 में विभाजन करके। और स्वदेशी आंदोलन का भी ब्रिटिश सरकार विरोध करती थी। स्वयं सहायता जितना भी उद्योग था, राष्ट्रीय शिक्षा था, भारतीय भाषा था, उस उपयोग को राष्ट्रवादी लोग क्या देते थे, राष्ट्रवादी जितने भी भारत में राष्ट्रवादी लोग थे वे क्या होते थे, स्वदेश की चीजों को बढ़ावा देते थे। किसानों को कहते थे कि तुम खुद अपना अनाज उगा के टैक्स गवर्नमेंट को ना दे करके अपने उन्नति के, अपने विकास के लिए तुम खर्च करो। तो इसीलिए क्या हुआ कि अंग्रेज लोग में भी फूट हो गया। अंग्रेज भी ये चीज नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रवादियों को दबाना शुरू किया। तो ऐसे ही क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करने के लिए उन्होंने
उसका विरोध किया। जितने भी यहाँ क्रांतिकारी काम हो रहे थे उसका विरोध किया अंग्रेजों ने। यहाँ पे जो पनप रहा था बंगाल में या फिर आंध्र का इलाका जिसे वंदे मातरम के नाम से जाना जाता है, उसको अलग कर दिया गया। अब 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, दूसरा घटना हुआ। 1906 में मुसलमान जमींदार और नवाब का एक समूह ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर दिया। 1906 ईस्वी में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किया गया। जो बंगाल के कुछ मुसलमान थे या फिर ढाका के जो मुसलमान थे वे क्या किए, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन किए। तो लीग ने क्या किया, बंगाल विभाजन का समर्थन किया। लीग का मांग था कि मुसलमान के लिए एक निर्वाचिका की व्यवस्था की जाए। अब 1909 में सरकार ये मांग मान ली। तो ये क्या थे, अंग्रेज के सपोर्ट में थे। बंगाल का विभाजन हुआ, हम लोग यहाँ से देखते हैं बंगाल के विभाजन के सपोर्ट में कौन थे, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग थे। उनका कहना था कि बंगाल का विभाजन सही हुआ है, ठीक है। और 1906 में उन्होंने अपना एक अलग पार्टी बना लिया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। तो वे क्या थे, इसके सपोर्टर थे, इसके सपोर्ट करने का काम करते थे। तो 1909 में सरकार क्या हुआ, इन्होंने मांग रखी कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मान्यता दिया जाए। तो 1906 में इसका गठन किया गया। 3 साल के बाद 1909 में सरकार तो इनके साथ थी, ब्रिटिश सरकार किसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, मुस्लिमों के साथ थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के साथ थी। तो 1909 में उसे मान्यता दे दिया गया, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मान्यता दे दिया गया। तो 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस टूट गया। मध्यवर्गीय जितना धड़ा था बहिष्कार के राजनीति के खिलाफ था। उनका मानना था कि इसके लिए बल प्रयोग करने की आवश्यकता होती, जो सही नहीं है। संगठन टूटने के बाद क्या हुआ, कांग्रेस पर मध्यवर्गीय का दबाव बन गया। 1915 में 2 खेमे में बट गया। 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस से असंतोष की भावना लोगों में उत्पन्न हो गई। और 1911 आते आते क्या हुआ, कांग्रेस 2 भागों में टूट गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग तो अलग होना चाहते थे, वे कांग्रेस से अलग हो गए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग हो गए। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं कि जन राष्ट्रवाद का उदय क्या हुआ। जन राष्ट्रवाद से मतलब है जैसे मध्यवर्गीय लोगों में असंतोष की भावना हुई, मध्यवर्गीय लोगों में, क्यों, कांग्रेस मध्यवर्गीय लोगों की आवाज न उठा के जितने शिक्षित लोग थे उनका अलग खेमा के लिए वे आवाज उठाती थी, कांग्रेस आवाज उठाती थी। और इसमें एक और था, मुस्लिम लोग जो बंगाल ढाका के मुसलमान थे, उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का गठन कर लिया 1906 में, उसे मान्यता दे दिया गया 1909 में। 1911 आते आते कांग्रेस 2 भागों में बट गई, एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का निर्माण हो गया, दूसरा कांग्रेस। अब हम लोग देखते हैं कि जन राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यानी कि लोगों में राष्ट्र के लिए क्या मतलब करने की भावना उत्पन्न हुई। तो 1990 के बाद अंग्रेज के खिलाफ चल रहा था, धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, आदिवासी, महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन में जुड़ने लगी। तो जैसे जन आंदोलन क्या था, जन आंदोलन का मतलब था जो यहाँ पे लोग थे, जितने शिक्षित लोग थे, जो अशिक्षित थे लेकिन जो सही मायने से समाज में जुड़े हुए थे, जितने लोग समाज में जुड़े हुए थे, उसमें जितने विद्यार्थी थे जो पढ़ाई का काम कर रहे थे, पढ़ने का काम कर रहे थे, वे अपना पढ़ाई छोड़ के राष्ट्रीय आंदोलन, जन आंदोलन में वे दौड़ पड़े, यानी कि यहाँ के राष्ट्र की उन्नति के लिए। बहुत सारी महिलाएं थी जो कि देश के लिए कार्य करना चाहती थी। तो क्या हुआ, 1911 के बाद जन आंदोलन विकसित होने लगा, जन आंदोलन का रूप ले लिया देश। तो जितने भी लोग थे, यानी कि यहाँ के लोग थे, उन लोगों को दबाने के लिए, यहाँ जो जन आंदोलन शुरू हुआ उसको दबाने के लिए, यानी कि युद्ध में कैसे तब्दील किया जाए, इसको लेकर अंग्रेजों ने राजनीति करने लगी। यानी कि उनका कहना था, अंग्रेजों का मानना था कि अगर युद्ध के लिए हम लोग ललकारते हैं तो यहाँ के लोगों को युद्ध करके सेना बढ़ाने के लिए विवश किया जाएगा। अब क्या हुआ, एक विदेशी युद्ध के खातिर गांव में सिपाही का भर्ती के लिए दबाव डाले जाने लगा। बहुत सारे सिपाही दूसरे देश में युद्ध के मोर्चे पर भेज दिए गए। इनमें से बहुत सारे सिपाही युद्ध के बाद यह समझदारी लेकर लौटे कि साम्राज्यवादी शक्तियां एशिया और अफ्रीका के लोगों का किस तरह शोषण कर रही। फलस्वरूप क्या हुआ, भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध करने लगे लोग। क्या हुआ, फिर 1917 में रूस की क्रांति हुई। 1917 में क्या होता है, रूसी क्रांति होती है।
तो यहाँ के लोग थे जिनको युद्ध में भेज दिया गया था, यानी कि विश्व युद्ध में भेजा गया था। उन लोगों को क्या लगा कि यानी एशिया के जितने लोग हैं, यूरोप के लोग हैं, उन लोगों पर बाहर में अत्याचार किया जाता है, बाहरी लोगों के द्वारा अत्याचार किया जाता है। एक चीज और है कि जैसे यहाँ के जितने भी सैनिक थे जो काम करते थे अंग्रेजों के लिए, जो विश्व युद्ध में इंग्लैंड की ओर से लड़ने के लिए गए, वे क्या हुए, उन्हें अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया था, ट्रेंड किया गया था। तो उन लोगों को क्या लगा कि जैसे जितने भी लोग यहाँ से बाहर गए काम करने के लिए, उन लोगों को लगा कि नहीं, हमें अपने अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए। ये पॉजिटिव चीजें हुई कि हम लोगों को भी अपने अधिकार के लिए लड़नी चाहिए। बात के बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में भारतीय खिलाफत के लिए, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई के लिए एक कमेटी बना रहे थे। तो उसके बाद क्या होता है कि 46 वर्ष की अवस्था में पूरे बूढ़े हो गए थे महात्मा गांधी, 46 वर्ष के थे, और उनका भारत आगमन होता है। तो भारत आगमन होने के पास साथ साथ क्या होता है कि भारत में राष्ट्रवादी शक्तियां बढ़ चुकी थी। हम लोग पिछले पॉइंट में देखें कि भारत में राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था, जन राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। तो जन राष्ट्रवाद का उदय से तात्पर्य है कि जो यहाँ के सैनिक लोग, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है कि जितने भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक जो अंग्रेजों के द्वारा तैयार किए गए थे, उनके मन में आया कि हम लोगों को भी जब भारत से बाहर निकलते हैं, यहाँ के सैनिक जब भारत से बाहर निकलते हैं, विदेशों में बहुत सारे सैनिकों से मिलते हैं, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तो उनके मन में भी एक ख्याल आता है कि हम लोगों का भी कुछ अपना अधिकार है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट है। ये समझ में आता है यहाँ के सैनिकों को। तो क्या होता है, वे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो उन्हें भी लगता है कि हम लोगों को भी स्वतंत्रता चाहिए, हम लोग क्यों ना अपने लोगों के लिए लड़े, अपने लोगों के लिए राष्ट्रवाद का जो क्रांति हो रहा है उसमें हम लोग शामिल हो जाएं, खुद इंडियन आर्मी का हम लोग गठन करें, भारतीय सेना बनाएं। तो क्या होता है कि यहाँ के जो अंग्रेज थे, यहाँ जो शासन कर रहे थे, उन लोगों के खिलाफ इंडियन जितने भी आर्मी जो रहते हैं, भारत के जितने भी सेना रहते हैं, वे खिलाफ हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जन राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था, रॉलेट सत्याग्रह का जरूरत क्यों पड़ा। तो रॉलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में लाया गया, 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पे। तो इसमें था कि जैसे जो जितना यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी, तो जमींदारी प्रथा में क्या था, जितने भी किसान भूमि से अन्न उगाते थे, उनको कुछ हिस्सा, कहीं पे कोई रियासत में 30%, कोई रियासत में 40%, वो बटा हुआ था, तो उनका अनाज बंट जाता था। तो गांधी जी ने आह्वान किया लोगों को कि इसके खिलाफ हम लोग युद्ध करें, इसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने अधिकार के लिए लड़ें। तो उसके अंतर्गत क्या हुआ, रॉलेट एक्ट लाया गया। तो रॉलेट एक्ट में यही था कि जो अत्याचार हो रहा था उसको रॉलेट एक्ट में खिलाफत आंदोलन के तहत सत्याग्रह के रूप में आगे बढ़ाया जाए। तो 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी ने आह्वान किया कि हम लोगों को एक सत्याग्रह करना चाहिए। सत्याग्रह का मतलब हम लोग समझते हैं सत्य से आग्रह, यानी बिना कोई हिंसा के सत्याग्रह किया जाए, अंग्रेजों से मांग किया जाए, बिना कोई झगड़ा, बिना कोई आंदोलन किए हुए सत्य के आग्रह पर जीत को हम सत्याग्रह कहते हैं। तो रॉलेट एक्ट महात्मा गांधी के आह्वान पर 1919 में पारित किया गया, सत्याग्रह के आह्वान पर। एक कानून क्या था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मूल अधिकार पर अंकुश लगाना। पुलिस जो अधिकार छीन ली थी, यानी कि जितने भी अंग्रेज थे वे क्या किए थे, कानून पारित करके, जैसे यहाँ जितने भी आर्मीज थे, अंग्रेजों को लगा कि इन लोगों पे अंकुश लगाने का एकमात्र तरीका यह है कि हथियार रखने की पाबंदी को छीन लिया जाए। मतलब हथियार वही रख सकते हैं जिनके पास लाइसेंस हो। तो इसका नियम बनाने लगे, और लाइसेंस वे उन्हीं लोगों को देते थे जो उनके लिए काम करते थे, जो सरकार के लिए आवाज नहीं उठाते थे।
तो इससे क्या हुआ, महात्मा गांधी ने जागरूकता फैलाई, सत्याग्रह किया। सत्याग्रह में क्या था कि जितने भी अंग्रेजों के द्वारा दबाए जा रहे हैं, ये तो हुआ कि आर्मी लोगों का हथियार छीन लिया गया, अधिकार छीन लिया गया। जितने भी लोग थे जो कि सरकार के खिलाफ लिखते थे, लिखने की आजादी छीन ली गई। सरकार के खिलाफ यानी कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो लोग लिखते थे, आह्वान करते थे, अपना नोवेल प्रकाशित करते थे, अपना जो अपना अभिव्यक्ति रहता था उसको लोगों के सामने दिखाते थे, उसको रोका जाने लगा। तो रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा लाया गया, जिसमें लोग जिनका अधिकार छीना जा रहा था उनको उनके अधिकारों को वापस दिलाना और सरकार के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाना, इसमें यह था। तो सत्याग्रह में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या हुआ कि जितने भी सदस्य थे, बहुत सारे सदस्य बनाए गए थे, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, अखिल भारतीय सदस्य और बहुत सारे छात्र थे जो कि आंदोलन करना चाहते थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चाहते थे, वे आगे आए और उससे क्या हुआ, खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का रूप ले लिया। तो जितने भी लोग थे जो नौकरी कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, या फिर जितने भी आर्मीज थे, या फिर जितने भी किसान थे जो अंग्रेजों के लिए अभी भी काम कर रहे थे, उन लोगों ने महात्मा गांधी के आह्वान पर खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लिया। खिलाफत आंदोलन का एकमात्र और कारण था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग में 3 लाख से ऊपर लोग मारे गए थे भारत के। इसका बदला भारतीयों के रग रग में था। बहुत के फैमिली थे, बहुत का भाई, बहुत का बहन, किसी की माँ, किसी का बाप, सब लोग थे। तो वो आंदोलन कभी भी उग्र ले सकता था। जालियांवाला बाग का जो बदला था, जैसे किसी के घर में अगर किसी का हत्या हो जाता है अभी, तो समझ सकते हैं कि कितना बड़ा उग्र रूप लेता है। तो वहां भी यही चीज था, लेकिन लोगों को मौका नहीं मिल रहा था। बार बार लोग दबाए जा रहे थे, कभी जमींदारी से, कभी राष्ट्रवाद को दबाया जा रहा था, कभी टैक्स लेके टैक्स पेयर के रूप में लोगों को दबा। तो लोगों को इतना दबा दिया गया था कि उन लोगों को वापस उठ के अंग्रेजों के फेस टू फेस मुकाबला करने के लिए खड़ा नहीं होने दिया जाए। ये अंग्रेजों की नीति थी, लेकिन लोग आज न कल तो उग्र होते हैं। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जितने भी लोग थे, पंजाब प्रांत के थे, बंगाल प्रांत के थे, और बहुत सारे लोग थे, जैसे हजारों विद्यार्थी सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दी। और 1922 ईस्वी में क्या किया उन्होंने, 1921 और 22 में खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1921 और 22 में। तो बहुत सारे छात्र जो कॉलेज स्कूल में पढ़ रहे थे, वे स्कूल कॉलेज छोड़कर के खिलाफत आंदोलन में दौड़ पड़े। पंजाब के बहुत सारे लोग थे, बंगाल के नेता लोग थे जो यहाँ के लिए लड़ाई कर रहे थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, CR दास, श्री राम गोपालचारी, आसफ अली, जो बड़े बड़े वकील थे, ये सब मोतीलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे मोतीलाल नेहरू। अरुणा आसफ अली ये नामी वकील थी जो कि भारत के लिए वकालत करती थी। तो इन्होंने क्या किया, अपनी वकालत छोड़ दी और भारत के खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि लोगों की पहलकदमी बढ़ने लगी। कई जगह में क्या हुआ, ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध हुआ, बहुत सारे लोग हिंसा करने लगे। लेकिन कई स्थान पर क्या हुआ, विभिन्न वर्ग और समूह ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब से अर्थ निकालने लगा। उन्हें क्या लगने लगा, जैसे कोई भी लोग जो होता है, कोई भी नया नेता, महात्मा गांधी भारत के लिए नए थे, इससे पहले भी यहाँ पे आंदोलन हो रहा था, इससे पहले राष्ट्रवाद का उदय हो चुका था। लेकिन महात्मा गांधी का आगमन कब हुआ, 1921-22 में, खिलाफत आंदोलन के बाद उनका आगमन हुआ। वे दक्षिण अफ्रीका से पढ़ाई करके, अपने बैरिस्टर की पढ़ाई करके यहाँ पे भारत आए हुए थे। तो लोगों के मन में हुआ कि कहीं अंग्रेजों से मिले हुए नहीं गांधी जी, या फिर हम लोगों के खिलाफ। जैसे होता क्या है कि कोई अगर शिक्षित होता है, कोई भी लोग शिक्षित हो और उसकी शिक्षा किस क्षेत्र में हुई हो वो मायने रखती है। तो इसमें है कि जो शिक्षित थे वे तो समझ गए कि हम लोगों की भलाई के लिए, हम लोगों की उन्नति के लिए काम किया जा रहा है। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के सपोर्टर थे। अंग्रेजों की नीति उन्हें अच्छी लगती थी, गुलामी अच्छी लगती थी। जब तक लोगों को गुलामी पसंद नहीं होगी, कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता है। लोग गुलामी को एक्सेप्ट करते थे तभी गुलाम थे। तो जैसे यहाँ पे भारत में कांग्रेस का भी बंटवारा हो चुका था,
कांग्रेस भी में भी दो भाग में चल गई थी। एक इंडियन मुस्लिम लीग, भारतीय मुस्लिम संगठन का बंटवारा हो चुका था। बंगाल का, अंग्रेजों ने बंगाल का बंटवारा कर दिया था। पूर्वी क्षेत्र को, बंगाल के पूर्वी भाग को असम में मिला दिया गया था, असम में मिला दिया गया था, तथा कुछ भाग, इसके पश्चिम के भाग बिहार और उड़ीसा में मिल गए थे। क्यों? जो बंगाल में आंदोलन हो रहा था, जो बंगाल के नेतृत्व का आह्वान कर रहे थे, उन लोगों को दबाने के लिए बंगाल का बंटवारा कर दिया गया, जिससे वहां राजनीतिक हस्तक्षेप किया जा सके अंग्रेजों के द्वारा। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यही सब उग्र होता गया। राष्ट्रवाद के बाद आ गया बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन के पहले था जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो धीरे धीरे जब महात्मा गांधी ने अपना आह्वान किया तो लोग उनका पूजा करने लगे, उनको देवता मानने लगे। तो उनके बातों से असर हुआ और लोग खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में, बहुत सारे छात्र या फिर बहुत सारे वकील, उन्होंने हिस्सा लिया। अब अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जनता के महात्मा। तो जनता के महात्मा के से तात्पर्य है कि अभी बहुत सारे राजनीतिक दल जुड़ चुके थे, जिसमें कांग्रेस था, मुस्लिम लीग अंग्रेजों का सपोर्टर इस नीति से था कि अंग्रेजों से उन लोगों को लाभ था। अंग्रेज से क्या लाभ था, ये हम लोग आगे देखेंगे। मोहम्मद जिन्ना, ये जिन्ना साहब का कहना था कि हमको अलग देश दे दो, यानी कि घर में झगड़ा हो रहा है। अभी हम समझते हैं जैसे कि कोई घर में बंटवारा हो रहा है, यहाँ पे दो भाई रहता है, एक बोल रहा है कि नहीं, तो हम भी यहाँ के लिए काम किए हैं, इस घर के लिए काम किए हैं, ओके। तो क्या होता है कि इसमें दो सदस्य हैं, हम एग्जाम्पल लेते हैं कि घर में दो मेंबर हैं, दोनों लोग क्या होता है, इस घर को बचाने के लिए युद्ध करते हैं। अंग्रेजों से मतलब बचाने के लिए इन्होंने, या अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए युद्ध करते हैं। तो ये दोनों भाइयों में फूट हो जाता है। फूट होने का कारण क्या है? अशिक्षा। तथा बंगाल के जो मुस्लिम थे उनका कहना था कि नहीं, कांग्रेस से हटके, कांग्रेस से अलग करके ये भारत में भी राजनीतिक दल बना सकते थे, लेकिन इनका था कि नहीं, हमको अलग राष्ट्र दे दो, हमें अलग देश दे दो, ठीक है, मुस्लिम का एक अलग देश होना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को सपोर्ट करने का काम किया। तो जो महात्मा गांधी थे वे दोनों के सपोर्टर थे, दोनों भाई के सपोर्टर थे, कांग्रेस के भी थे, कांग्रेस के भी सपोर्ट में थे, ओके, और जिन्ना के भी, यानी मुस्लिम लीग के भी सपोर्ट में थे। इनका जो नीति था ये था कि अभी से फूट नहीं डाल के एकजुट होकर के अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठाया जाए, ओके। तो लोगों में क्या हुआ, धीरे धीरे जागरूकता फैलने लगी, महात्मा गांधी को लोग भगवान मानने लगे। वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश है उसका नाम था प्रतापगढ़। वहां के जो किसान थे, पट्टेदार और गैर कानूनी थे, उनको रुकवाने के लिए महात्मा गांधी ने बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस पट्टेदार को उन्होंने रुकवा दिया, जिससे क्या हुआ, वहां के लोग यानी प्रतापगढ़ जो भी वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, वहां के लोग महात्मा गांधी को भगवान की दर्जा देते, वे हमारे लिए महात्मा है। तो इसका रीजन है कि किसी भी राज्य के लिए, जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल के लिए जिन्होंने लड़ाई किया, यानी कि जो युद्ध किया, तो बंगाल के लोग क्या थे, बंगाल के लोग उन सभी राजनीतिक दलों को या फिर उन सभी श्रेष्ठ जनों को अपना भगवान मानने लगे। जैसे महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था, तो पहला आंदोलन था उनका चंपारण। वे जो क्षेत्र में काम करना शुरू किए उनमें प्रमुख था चंपारण में वे क्या किए, यहाँ के जो किसान दबे कुचले लोग थे, जो भी नील का उत्पादन कर रहे थे, उन लोगों की समस्या का हल करना। अंग्रेज अफसर ऐसे थे जो महात्मा गांधी की पूजा करते थे, महात्मा गांधी को श्रेष्ठ मानते थे। उन्हें लगता था कि महात्मा गांधी ऐसा नेता है जो भारत में सभी लोगों को जागरूक कर सकता है, यानी कि नीचे तबके के दबे हुए लोगों को भी वे अपने बस में कर सकते थे, अपने बलबूते पे लोगों को ये आकर्षित कर सकते थे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं 1922-29 की घटना, ओके। तो आगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 1922-1929 की घटना।
तो 1929 की घटना में जो था सो हम लोग देखते हैं 1922 में हम लोग मेन ये देखते हैं कि लोगों की तो 1922 की प्रमुख जो घटना थी वो चौरा चौरी हत्याकांड होता है। बहुत सारे पुलिस वाले को जिंदा जला दिया जाता है। तो महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे, हिंसा के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे। उनका कहना था कि हिंसा किसी भी तरीके से लाया नहीं है, हिंसक आंदोलन का किसी भी तरीके से वे विरोध कर रहे थे। किसी भी तरीके से कोई भी लोगों को वे हिंसा से समझाना नहीं चाहते थे। तो महात्मा गांधी हिंसक आंदोलन के विरुद्ध थे। इसी कारण क्या हुआ, फरवरी 1922 में जब किसान का भीड़ ने 1922 ईस्वी में किसानों की भीड़ ने क्या किया, चौरी चौरा हत्याकांड जिसे नाम दिया गया, चौरी चौरा हत्याकांड। बहुत सारे पुलिस वाले सोए हुए थे 1922। चौरी चौरा एक जगह है, यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता था। बहुत सारे पुलिस वाले यहाँ पे आराम कर रहे थे और उन लोगों को आग लगा दिया जाता है। तो चौरी चौरा पुलिस थाने पर हमला करके उसे पूरा तरह से जला दिया जाता है। तो गांधी जी ने अचानक असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। जो देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन, तो हम समझाए कि महात्मा गांधी हिंसा के खिलाफ थे। वे हिंसा किसी भी तरीके से नहीं चाहते थे। तो 1922 ईस्वी में चौरी चौरा में पुलिस चौकी पे आग लगा दिया गया। ओके, तो इसके बाद क्या हुआ, असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। ओके, जो देश में असहयोग आंदोलन चल रहा था उसे वापस ले लिया। उस दिन क्या होता है, 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं, 22 पुलिस वाले जला दिए जाते हैं, 22 पुलिस वाले। ओके, अब इसके बाद महात्मा गांधी को क्या डर लगा कि अंग्रेज अब बगावत करेंगे, अंग्रेज बगावत करेंगे। तो एक चीज और बताते हैं हम कि इससे पहले जितने भी अंग्रेज आक्रमण हुए वे तो महात्मा गांधी नहीं देखे थे, महात्मा गांधी आए बाद में यहाँ पे। तो महात्मा गांधी को उनका गुस्सा नहीं पता था, जालियांवाला बाग हत्याकांड के टाइम वे नहीं थे, हत्याकांड। तो लोग में बहुत प्रकार का गुस्सा था, वे महात्मा गांधी नहीं जानते थे। तो महात्मा गांधी को यह अंदाजा नहीं था कि यहाँ के लोग हिंसक हो सकते हैं। उनका कहना था कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा जो है परम धर्म है हमारा, हम अहिंसा के बल पे युद्ध कर सकते हैं। अभी वर्तमान में 2021 में अभी जैसे अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा है अफगानिस्तान पे, तो किसी भी तरीके से उनको नहीं समझाया जा सकता है कि बिना हिंसा का हम कुछ भी कर सकते हैं, उन लोगों को भगाया जा सकता है। तो महात्मा गांधी को क्या लगा कि अहिंसक तरीके हिंसा किसी भी तरीके से हम लोगों को नहीं लाना है। तो जो यहाँ पे थे बहुत सारे लोग, उन्होंने क्या किया, चौरी चौरा पुलिस थाने पे हमला कर दिया और 22 पुलिस वाले को मौत के घाट उतार दिया। तो क्या होता है, असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है। तो अब हम लोगों का एक महत्वपूर्ण सवाल है कि पुलिस चौकी पे हमला क्यों किया जाता है, पहली गलती किसकी थी। तो जो शांतिपूर्ण तरीके से रैली हो रहा था, शांतिपूर्ण तरीके से रैली हो रहा था, जैसे मधुमक्खी का छत्ता है, जब तक शांत है वो तब तक शांत है, जब तक उसमें कोई पत्थर नहीं मारेगा वो हिंसक नहीं होगा। वैसे ही भारतीय लोग थे, शांतिपूर्ण रैली कर रहे थे, उस पर एक पुलिस वाला गोली चला देता है। तो क्या होता है, जितने भी लोग थे वे हमला कर देते हैं, पुलिस थाने को जला देते हैं। तो जो यहाँ पे जैसे चंद्रशेखर आजाद थे, चंद्रशेखर आजाद, उनका कहना था बहरे को धमाके की जरूरत होती है, बहरे लोग ऐसे नहीं सुनते। इनका क्या कहना था कि बहरे लोगों को धमाके की जरूरत होती है। एक धमाका होता है 1922 में, 22 पुलिस वाले जला दिए जाते हैं। असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी के द्वारा वापस ले लिया जाता है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी या हिंदू संगठन क्या करता है, हिंदू संगठन में था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस। ये 20 की दशक की बात है, 20 की दशक।
तो अंतरराष्ट्रीय संगठन और हिंदू संगठन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की स्थापना 20 के दशक के मध्य में घटना, दो महत्वपूर्ण घटना थी। तो हम लोग देख रहे हैं 1922 और 29 की घटना। तो 1922 में हम लोग देखे चौरी चौरा कांड, और दूसरा पॉइंट है आरएसएस की स्थापना किया गया, हिंदू संगठन आरएसएस की स्थापना किया गया। 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश से आह्वान किया कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाएंगे, यहाँ अंग्रेज गए नहीं थे यहाँ से, इसीलिए उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाने का आह्वान किया पूरे देश के लोगों को कि ये पता चलनी चाहिए कि स्वतंत्रता वास्तव में होती क्या है। लोगों के मन में देशभक्ति की भावना को जागरूक करने के लिए, जागृत करने के लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में पारित किए गए आधार पर, या फिर हम बोल सकते हैं पारित किए गए जो रूल रेगुलेशन थे, उसके आधार पर 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। क्यों? वहां भारत के लोगों के मन में राष्ट्रवादी को पनप हो, राष्ट्रवादी ताकतें पनपे, उसके लिए इन्होंने क्या किया, स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अब हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं, दांडी मार्च। दांडी मार्च 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया। हम लोग अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग को देखना है दांडी मार्च। तो दांडी मार्च महात्मा गांधी के द्वारा आह्वान किया गया कि अब हम लोग अंग्रेज का नमक नहीं खाएंगे, अंग्रेज का नमक नहीं खाएंगे, अब हम लोग खुद से बनाएंगे नमक। उन्होंने नमक आंदोलन शुरू किया। तो नमक आंदोलन का हिस्सा था दांडी मार्च। 240 किलोमीटर दूर दांडी एक जगह था, साबरमती से उन्होंने शुरू किया, पैदल यात्रा शुरू किया। धीरे धीरे क्या हुआ, वे वहां से यात्रा शुरू किए। कहां से शुरू किए? साबरमती से। साबरमती आश्रम था उनका, वहां से इन्होंने पैदल चलना शुरू किया। वहां से दूर 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह पे जाके, तो धीरे धीरे 5 लोग 10 लोग जगह जगह पे लोग जुड़ते गए और काफिला तैयार होता गया दांडी यात्रा के लिए। जितने भी रास्ते में गांव पड़े, जगह पड़े, जितने भी बूढ़े जवान, सभी इनके साथ हो लिए नमक बनाने के लिए। तथा दांडी पहुंच के इन्होंने क्या किया, पानी को उबाल करके खुद से नमक बनाया, और उस दिन से नमक सत्याग्रह शुरू हो गया। इसी का नाम दिया गया नमक सत्याग्रह या फिर दांडी मार्च। तो दांडी मार्च में क्या होता है, महात्मा गांधी के द्वारा 1930 में ऐलान किया गया कि वह कानून तोड़ने के लिए यात्रा निकालेंगे। उस समय नमक का उत्पादन और बिक्री पर सरकार का अधिकार था, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार थी उसका अधिकार था, नमक सिर्फ ब्रिटेन की सरकार बना रही थी। तो पूरे देश में आंदोलन हो रहा था, धीरे धीरे लोग दबा रहे थे अंग्रेजों को, अंग्रेजों के बातों को मानने से इनकार कर रहे थे। तो उसी में था नमक सत्याग्रह। तो महात्मा गांधी का कहना था कि हम लोग अब अंग्रेजों का नमक नहीं खाएंगे। तो उन्होंने साबरमती आश्रम से यात्रा शुरू की, 240 किलोमीटर दूर दांडी नामक जगह पे। ये पैदल यात्रा चला महात्मा गांधी के द्वारा, और दांडी पहुंच करके 240 किलोमीटर दूर दांडी तक पैदल चल के गए, और उन्होंने क्या किया, तट पर बिखरा हुआ नमक इकट्ठा करके जो नमक कानून था उसको सार्वजनिक रूप से उसका इन्होंने विरोध किया। नमक सत्याग्रह उसी को कहा जाता है कि सामूहिक रूप से लोगों के द्वारा क्या हुआ कि 1931 ईस्वी में पेरिस में, 1931 ईस्वी में पेरिस में, इसके बाद नमक सत्याग्रह के बाद 1931 में सरोजिनी नायडू जो कि भारतीय आंदोलन के लिए उस टाइम महात्मा गांधी के साथ जुड़ गई। तो 1931 के बाद 1935 ईस्वी में भारतीय जनता के साझा संघर्ष के बाद, यानी कि जितना भी ये सब आंदोलन हुआ उसके बाद क्या हुआ, 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था, ये एक्ट था। तो इस एक्ट के अंतर्गत जितने भी प्रांत, जो छोटे छोटे प्रांत होते थे, उसमें चुनाव करवाया गया, प्रांतीय विधायक के लिए चुनाव करवाया गया।
तो चुनाव क्या था, 11 प्रांत में होना था। उसमें से 7 सीट किसको मिला, कांग्रेस को मिला। और कांग्रेस वहां 2 साल राज करती है, 1935 से 1937 प्रांतीय शासन करती है। तो क्या होता है 1937 के बाद विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में। तो क्या होता है, खत्म हो जाता है शासन प्रणाली। तो प्रांतीय स्तर पर 2 साल के कांग्रेसी शासन के बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। तो दूसरा विश्व युद्ध छिड़ने के बाद क्या हुआ, जैसे पूरे विश्व स्तर पे दूसरा विश्व युद्ध 1939 का जो विश्व युद्ध था वो भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आया। क्यों, जितने भी अंग्रेज थे यहाँ पे, जितने भी अंग्रेज थे या अंग्रेजी शासन व्यवस्था पूरी तरह से कहां पे डिपेंडेंट हो गई, विश्व युद्ध पे। उनका जितना भी हथियार था सब लग गया, जितने भी खाद्यान्न सामग्री जो अर्थव्यवस्था थी पूरा तरह से अंग्रेजों का चौपट हो गया। इससे क्या हुआ, उन लोग कमजोर हुए। कमजोर होने के बाद वे क्या हो गए, डिपेंडेंट हो गए भारतीय लोगों पे। उसके बाद जबरदस्त आंदोलन होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का आंदोलन। एक तो विश्व युद्ध में अंग्रेज का हार, ऊपर से उन लोगों का अर्थव्यवस्था पूरा तरह से चरमरा गया था। उसके बाद पूरे भारतीय आंदोलन तो ऑलरेडी हो चुके थे, नमक सत्याग्रह आंदोलन के रूप में शुरू हो चुका था। इसके बाद महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी जो मूल रूप से उस टाइम काम कर रहे थे, उनके आह्वान पे क्या होता है, एक आंदोलन होता है, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो हम लोग देखते हैं कि अगला, जैसे अंग्रेजों भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसमें क्या होता है कि अंग्रेजी जो शासन व्यवस्था थी उसके खिलाफ पूरा युद्ध छिड़ गया। भारतीय लोग युद्ध का एक नया दौर शुरू कर दिए। उन्होंने अंग्रेजों को चेतावनी दे दी कि वे फौरन भारत छोड़ दें। महात्मा गांधी ने क्या किया, भारतीय जनता से आह्वान किया कि वे करो या मरो का सिद्धांत पे काम करें। अब लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया था, तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया, करो या मरो। लोगों में पूरा ऊर्जा का संचार किया। अब भारतीय लोग क्या थे, धीरे धीरे जुड़ने लगे। तो अंग्रेज भी इसके विरुद्ध अहिंसक ढंग से संघर्ष करने लगे। कई सारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इसके बावजूद यह आंदोलन फैलता गया। इसमें क्या होता है, 1943 के अंत तक 90,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। 1943 तक, यानी कि ये आंदोलन शुरू होता है आप लोगों का 1939 से। 1939 से आंदोलन शुरू होता है। 1939 के आंदोलन से 1943 तक के बीच में 90,000 से भी अधिक लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। बहुत सारे जो लोग थे, महात्मा गांधी को भी जेल में डाल दिया जाता है। यानी जो लोग नेतृत्व करने वाले लोग थे उन लोगों को क्या होता है, 1943 के अंत तक 90,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 1,000 से अधिक पुलिस को गोली मार दिया जाता है। तो क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अंग्रेज जो थे सो ये समझ गए कि हम लोगों का अब यहाँ रहना मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, एक तो भारतीय आंदोलन अपने चरम सीमा पे थी, दूसरी उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी थी, उनका जितना भी हथियार था वो खत्म हो चुका था। वे लोग बहुत सारे भारतीय लोगों पे आश्रित हो चुके थे। तो भारतीय लोगों के ऊपर आश्रित होने के बाद क्या होता है कि लोग अंग्रेजों को कर देना बंद कर चुके थे, नमक बनाना शुरू कर चुके थे। बहुत सारे जगह विश्वविद्यालय की स्थापना किया जा चुका था। हम लोग देखे थे विश्वविद्यालय की स्थापना 18वीं सेंचुरी में कि बहुत सारे जगह पे बनारस में, यानी कि वाराणसी में भी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। बंगाल में मदरसा की स्थापना किया गया था लोगों के पढ़ाई के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है, अंग्रेजों का जो शासन व्यवस्था था वो दबने लगा और वे अंततः 1947 में भारत को छोड़ दिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि 1945 में विश्व युद्ध खत्म होता है। अंग्रेज भारतीय स्वतंत्रता के लिए कांग्रेस लीग से बातचीत शुरू कर देती है। तो क्या होता है, ये असफल हो जाता है। लीग का कहना था कि उसे भारतीय मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि माना जाए। जो मुस्लिम लीग थी उसका कहना था कि कांग्रेस का हमें समझा जाए। मुस्लिम लीग से मिली हुई थी। अंग्रेज जो थे वो भारत में फायदा उठाना चाहते थे कि फिर से उन्हें कोई सुराग मिले, कोई रास्ता मिले कि यहाँ पे व्यापार कम से कम हम लोगों का चलता रहे। तो मुस्लिम लीग का कहना था कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ का जो सत्ता है
उसे मिलनी चाहिए। भारतीय कांग्रेस अपने तरीके से युद्ध कर रही थी और एक आरएसएस का स्थापना हो चुका था। तो धीरे धीरे क्या होता है कि 1946 में दोबारा प्रांतीय चुनाव होता है। समान निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा रहा, लेकिन मुसलमान आरक्षित सीट पर लोग को बेजोड़ सफलता मिला। लीग पाकिस्तान का मांग चलने लगा। तो 1946 में क्या हुआ, एक मांग किया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा मांग किया गया। तो अंग्रेज जो थे वो पाकिस्तानी पक्षधर थे, यानी कि मुस्लिम लीग के तरफ थे वे लोग। तो उन्होंने उसका प्रस्ताव को मान लिया 1946 में। तो 1946 में दोबारा चुनाव हुआ तो क्या हुआ कि जितने भी मुस्लिम आरक्षित सीट थे उस पे मुस्लिम लीग का अपना वर्चस्व हुआ। मुस्लिम लीग ने उस सीट को दोबारा कैप्चर किया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि परिसंघ जो आरएसएस था, यानी कि परिसंघ संघ के नाम से जाना जाता है, हिंदू संगठन था, उन्होंने मुस्लिम लीग को वोट देने से इनकार कर दिया। तो अविभाजित भारत में क्या हुआ, मुस्लिम क्षेत्र का स्वायत्तता बढ़ गया और जोर शोर से मांग शुरू हो गया। तो पाकिस्तान जो है 1946 में मुस्लिम लीग के द्वारा बहुत भयंकर मांग किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना इसके नेतृत्व करता थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, विभाजन का भी यहाँ पे डर लोगों को सताने लगा कि भारत को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। तो 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन कलकत्ता में दंगा भड़क उठा था जो कई दिन तक चला था। तो दंगा क्यों भड़का था, अब हम लोग देखते हैं। तो दंगा का मुख्य रीजन था कि जो जितने हिंदू संगठन थे वे नहीं चाहते थे कि भारत का बंटवारा हो, लेकिन जो मुस्लिम लीग थी, मेन जो जड़ थी मुस्लिम लीग, वो अंग्रेजों से मिली हुई थी। अंग्रेजों का सरकार था, भारत में अंग्रेजी सरकार था। तो दबाव बनाया गया, मुस्लिम लीग के द्वारा दबाव बनाया गया। 1946 में पारित किया गया अधिनियम, जिसके तहत उन्होंने इसको मानने से मान लिया। मुस्लिम लीग का जो मांग था उसको अंग्रेजों ने मान लिया 1946 में। और क्या हुआ कि धीरे धीरे पूरे देश में क्या हुआ कि दंगा फैल गया। 16 अगस्त 1946 को इसी कारण से प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे विभाजन का नतीजा यह होता है कि भारत का शक्ल सूरत बदल जाता है, उसके शहर का माहौल बदल जाता है और एक नया देश का जन्म होता है, पाकिस्तान का। इस तरह क्या होता है कि जो अंग्रेज होते हैं जाते जाते भारत का बंटवारा कर देते हैं। जो पूरा भारत पाकिस्तान एक था उसको उन्होंने अलग कर दिया, अलग अलग राष्ट्र बना दिया गया। अभी भी जो यहाँ पे दमनकारी नीति चल रहा है, या फिर बहुत सारे जो नीति पाकिस्तान में चल रही है, अगर किसी यही चीज ये जो अभी नीति चल रही है इसका फ्यूचर अंग्रेज लोग 1946 में देख लिया था। उन्हें पता था कि ये चीज आज से 75 साल के बाद, 100 साल के बाद फिर से भारत में, पाकिस्तान में ये चीज शुरू होने वाला है, जिससे क्या होगा कि उनका अपना गुस्सा जाहिर हुआ, वे भारत का बंटवारा करके चले गए। ठीक है, तो लास्ट आज इतना ही। आप लोग देखें सुशांत लर्निंग प्लेटफॉर्म में। थैंक यू।